हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह राज व्यवस्था श्रृंखला का छठा वीडियो होगा, किंतु यह साधारण नॉर्मल क्लासेस से थोड़ा सा अलग क्लासेस होंगी, क्योंकि इसमें हम यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पूरे पॉलिटी को एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद अधिकतर पॉलिटी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लें। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मगर आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप विश्वास मानिए, आपका 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर, मतलब मिनिमम 2 नंबर और मैक्सिमम 3 नंबर का सवाल तो आएगा ही आएगा। और हो सकता है कि ये बहुत से तरीके के सवाल ये आपको और भी फंसा सकें या आपके कॉन्सेप्ट के, क्योंकि जो अभी हाल में हम ट्रेंड देखते हैं उसमें अधिकतर ये जो है प्री और मेंस में जो ट्रेंड बन रहा है वो है कि फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं और किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो हम इस वीडियो में पॉलिटी को पूरा कवर करना चाहेंगे, केवल अनुच्छेद के। रेगुलर क्लासेस हमारी वैसे ही चलेंगी, केवल अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, केवल अनुच्छेद, केवल इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। बाकी आपकी जैसे क्लासेस चल रही हैं वो चलेंगी। ये वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के लिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी एग्ज़ाम हाल में उनका एग्ज़ाम्स है। तो आइए देखते हैं। पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। हमारे मूल अधिकार, आपको दोस्तों बता दूं, मूल अधिकार से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। तो सबसे पहले हमें मूल अधिकारों के बारे में क्या जानना होगा कि कितने मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों हमारे 6 मूल अधिकार हैं। हमें याद रखना होगा कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से मूल अधिकार हैं वो आप जरूर देख लीजिए। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, अर्थात समानता का अधिकार, कि हम समाज में सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, समानता होगी सबके अंदर, किसी के अंदर कोई भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कानून के समक्ष सब समान होंगे, तो ये समानता का अधिकार है। नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा, तो ये सब समानता का अधिकार है। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता, किस चीज़ की स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता, आबाद रूप से संचरण की, कहीं पे भी आ सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के, हम केरल जा सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, भारत के किसी कोने में जा सकते हैं। तो ये किसका अधिकार है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों 19 से 22 याद रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की आपका कोई शोषण करता रहे, ये नहीं है कि आपको सहते रहना है, नहीं। शोषण के विरुद्ध आपको क्या है, आवाज़ उठानी है, या आपको संविधान अधिकार देता है कि आपका शोषण नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद कितना है? 22 से लेकर 24 तक, 22 से लेकर 24 तक। अगला जो हमारे पास अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि हम धर्म को आबाद रूप से मान सकते हैं। हम जो भी धर्म हमारा मन कहे उस धर्म को हम अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? 25 से लेकर 28 तक दोस्तों, 25 से लेकर 28 तक। अगला जो अधिकार है वो 5वां अधिकार है, वो कौन से है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 29 से लेकर 30 तक, 29 से लेकर 30 तक। यह मुख्यतः अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ अधिकार है। यह अल्पसंख्यकों की संस्कृति और उनकी भाषा, लिपियों का और उनके लिए मदरसे बनाने का के संरक्षण का अधिकार करता है। तो यह 5वां अनुच्छेद मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज से। भारत में माइनॉरिटीज कौन है? सिख हैं, जैन हैं और पारसी हैं और मुस्लिम हैं, ये माइनॉरिटीज में आते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको सभी जो है मूल अधिकारों का बाप माना जाता है। आप समझिए कि एक हिसाब से ये बाप है, क्या कहते हैं, क्योंकि ये बाकी मूल अधिकार तो आपको संविधान देता है, किंतु अगर ये मूल अधिकार आपका, कोई इन मूल अधिकारों का हनन होता है तो
कौन हमें जो है इसके अगेंस्ट हमारे जो मूल अधिकारों का हनन होगा तो कौन हमारी रक्षा करेगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी मदद करेगा। उच्चतम न्यायालय, हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं कि भैया हमारा जो है क्या है, हमारे मूल अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है। तो आपने देखा कि हमारे मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। 6 मूल अधिकार कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके अनुच्छेद 14 से 18 ये सब आपको एकदम रटे होने चाहिए। अगर एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर नए हैं या किसी भी तरीके से पहले भी तैयारी कर चुके हैं, तो ये आपको एकदम रटे होने चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से इनके बीच में भी ये जो 12 से लेकर जो है हमारे 35 तक मूल अधिकार हैं, इसमें कौन से महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उनको भी एक एक करके देखते हैं। पहला सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है अनुच्छेद 14 कि विधि के समक्ष समानता। सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, अंबानी का लड़का हो या हम हो, या सभी लोग क्या है, कानून के समक्ष समान होंगे और कानून उनको समान संरक्षण देगा कि किसी के लिए ये नहीं कि किसी को कानून बचाएगा और किसी को नहीं बचाएगा। तो विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि अगर कोई सरकारी नौकरी होगी, लोक नियोजन सरकारी नौकरी होगी तो सभी को बराबर अवसर मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आरक्षण के विषय में बात नहीं कर रहा है। आरक्षण के लिए जो इसमें अपवाद है वो 16(4) है। 16(4) के कहता है कि अगर कुछ लोग पिछड़े हैं, दलित हैं या कुछ ऐसे वर्ग है जो समाज में पिछले वर्ग में पिछड़ा रह चुका है, तो उनको आगे बढ़ने के लिए तो इस 16 का अपवाद 16(4) है कि उनको लोक नियोजन में क्या होगे, आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। अगला देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। ये अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है कि भैया कोई अब ऐसा नहीं है कि किसी को हम छुएंगे नहीं, किसी को दलित बनाकर मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे, या पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब एकदम ऐसा नहीं होता है। तो अस्पृश्यता का अंत, इसके खिलाफ अब कानून है, अब कोई छुआछूत नहीं कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 19, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। 19 का या ए, प्रेस की स्वतंत्रता। 19 में अनुच्छेद 19 जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिलती है? देखिए, पहली स्वतंत्रता मिलती है वाक और अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता मिलती है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, मगर ये ध्यान रखना है कि हम किसी को जो है ठेस पहुंचाने वाली बात न बोलें। संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम जो है ऐसे संघ या जो है संगठन बना सकते हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक न हो और ये कानूनी रूप से क्या हो, कानूनी रूप से ठीक तरीके से हो, तो वो हम संघ बनाने का जो है हमें अधिकार है। हमें कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, हम कहीं पे भी इकट्ठा होकर जो है सम्मेलन कर सकते हैं, हमें कहीं पे आने जाने संचरण करने की स्वतंत्रता है, और हमें किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 20, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 हमें अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण देता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण देखिए क्या होता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि ये बताता है कि हमें अगर जो है हमें जो है अपने लिए खुद गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी रिया चक्रवर्ती का मामला, तो रिया चक्रवर्ती को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो कह दें कि मैंने ही सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। तो आप उनके लिए दोष सिद्धि के संबंध में आप उनसे जो है उनके खिलाफ गवाही नहीं ले सकते हैं। आप जो है डबल जियोपार्डी नहीं कह सकते हैं, एक जुर्म के लिए 2 जगह से 2 बार उनको सजा नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें एक इंपॉर्टेंट और जुड़ गया है, ये याद रखिएगा, 21 का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ही हमें मिलता है कि हमें 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त जो है शिक्षा देनी है, या उनको शिक्षा देना, उनको शिक्षा प्राप्त करना उन बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है। 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 का आपको याद रखना है। अब है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। भैया हमारी गिरफ्तारी हमें बिना कारण बताए हमारी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है कि आप हमें गिरफ्तार कर ले और हमें बताएं ही ना।
और 24 घंटे के भीतर हमें किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध भी कराना होगा आपको अवश्य रूप से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम के बारे में, हमसे बंधुआ मजदूरी कराने के लिए हमसे क्या कहता है कि हमसे आप कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। तो बच्चे हमारे, हम बच्चे कितने वर्ष के मानते हैं? 14 वर्ष तक के आयु के लोगों को आप कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते हैं, रिस्की जगहों पे काम नहीं करवा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण और धर्म को मानने की अबाध स्वतंत्रता, कि मतलब हम किसी भी तरीके से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का कोई भी आस्था रख सकते हैं और उसको जो है उसको मानने का हमें स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि का संरक्षण करना होगा। अल्पसंख्यकों को जान लीजिए, हमारे देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम, जैन, सिख, ये लोग जो जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक हैं। और अगला है अनुच्छेद 30, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यक ही, अनुच्छेद 29 और 30 मैंने आपको बताया है अल्पसंख्यकों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। किसकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात करता है? अल्पसंख्यकों की। मदरसा हुआ, क्रिश्चियन कॉलेज हुए, और उनकी स्थापना और संरक्षण का दायित्व किसके ऊपर होगा? तो उसका दायित्व होगा हमारे क्या कहते हैं, सरकार का दायित्व होगा। तो आपको बताएं पहले मूल अधिकार हमारे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पहला मूल अधिकार हमारा 7 मूल अधिकार था, पर एक मूल अधिकार जो हमारा था वो 31वां मूल अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार को अब हटा दिया गया और उसे जो है 44वें जो है संविधान संशोधन से में अब वो एक लीगल राइट है। 1976 से उसे हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है अब हमारा जो 7 थे अब वो मूल अधिकार 6 हो चुके हैं, और 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत उसे रिपील करके अब उसे 300 का में डाल दिया गया है। कहाँ डाल दिया गया है? 300 का में डाल दिया गया है, 300A में डाल दिया गया है, रिपील कर दिया गया है 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जब संविधान बना था तो कितने मूल अधिकार थे? 7। अब हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32वां। अगर इन सभी मूल अधिकारों का हनन होता है तो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके अंतर्गत वो 5 रिटों को जारी करता है। वो 5 रिटों के बारे में हम नियमित वीडियो में, जो रेगुलर वीडियो बनते हैं, उसमें देखेंगे। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कहते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? ये वाद योग्य नहीं होते हैं। जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। किंतु अगर DPSPs का या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या अपेक्षा की जाती है कि सरकार इस तरीके के कदम उठाएगी या सरकार कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करेगी जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र विकसित होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही देख रहे हैं। पहला 39 का 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि संरक्षण। ये सरकार का दायित्व होना चाहिए कि लोगों को वो समान न्याय दे। और क्या कहें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रोवाइड करे। और है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। जो आज ग्राम पंचायतें हम देख रहे हैं 73वें और 74वें जो है संविधान संशोधन के तहत 243 को जोड़ा गया है, अनुच्छेद 243 को बढ़ाया गया है, तो वो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। अगला है 48 का पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पॉलीथीन फेंक रहे हैं, हर जगह चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं, ये कतई नहीं करना है। हमें पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। अगला है 49
अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या बताता है कि हमें राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक होंगे उनका संरक्षण करना है। वहाँ नाम नहीं लिख दिए कि वहाँ दिल बना दिए, वहाँ नाम बना दिए, ऐसा कुछ लिखना नहीं है। वहाँ पे पान के या गुटखा थूकना नहीं है। तो जो राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण है, वैसे तो ये हर जगह करना चाहिए, किंतु हम नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण हमारा दायित्व होगा। अगला है अनुच्छेद 50, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है कि दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, कि जुडिशरी और कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव एक साथ मिल गए तो क्या हुआ, गठबंधन बना दिया, उनका नेक्सस बन गया और क्या हुआ, देश में लोकतंत्र ही खतरे में आ गया। क्योंकि कार्यपालिका अगर कुछ गलत करती है तो न्यायपालिका उससे हमको राहत पहुंचाती है, और न्यायपालिका कुछ गलत करती है तो विधायिका उस पर लगाम कसती है। तो हमारा जो संविधान है उसमें कुछ इस प्रकार का प्रावधान है कि सभी एक दूसरे से जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर लगाम कसे रहते हैं। तभी आज हमारा लोकतंत्र 72 साल होने के बावजूद भी कितना विकसित लोकतंत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण। तो ध्यान रखिएगा 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण को अलग अलग करने की बात करता है। अगला अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करेगा अनुच्छेद 51 के तहत। 51 कहता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सहायता में भी क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में भी सहायता करेगा। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है, तो हम चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करें। हम कहीं पे भी अपनी सेना भेजते हैं, अफगानिस्तान में भेजते हैं या अफ्रीका में किस तरीके के बोडो हरम में जैसे कुछ हो रहा है तो भारत अपनी सेना भेजता है। क्यों अपनी सेना भेजता है? क्योंकि वो अनुच्छेद 51 के तहत इस बात के लिए वो बाध्य तो नहीं है, किंतु ये इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जाए। तो ये उसका प्रयास है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और आपसे बता दूं, मूल कर्तव्यों को भी आपको ध्यान रखना होगा। मूल कर्तव्य 51 का में आते हैं, 51 का में दोस्तों आते हैं मूल कर्तव्य 51 का में। और मूल कर्तव्यों की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। ये इंपॉर्टेंट है। तो 51 का किससे जुड़ा हुआ है? मूल कर्तव्य से। तो अभी तो आप राइट्स की बात कर रहे थे कि हमारे राइट्स क्या होने चाहिए। हर चीज़ राज्य के ऊपर ही उत्तरदायित्व होगा, क्या नागरिकों का भी कुछ उत्तरदायित्व होगा? तो स्वर्ण सिंह समिति ने रूस से ये प्रावधान लिया था। 51 का के तहत भारतीयों के कुछ मूल क्या बनाए थे? मूल उनके कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में ऐसा तो नहीं होता है कि मूल अधिकारों से प्रश्न न पूछे जाए और डीपीएसपी से। मूल अधिकार, डीपीएसपी और राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राष्ट्रपति से जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं हम जल्दी जल्दी देखते हैं, ताकि आप इस वीडियो को अगर 1-2 बार भी देख लेंगे तो आपका पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के विषय में क्या कहता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हम राष्ट्रपति के विषय में बात करते हैं। तो पहला कहता है कि अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अवश्य है, भारत का राष्ट्रपति होना ही होगा, कि ऐसा नहीं कि ये पद रिक्त हो सकता है, नहीं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति की क्या क्या, कार्यपालिका की क्या क्या शक्तियां होंगी, इसकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही नामिक अध्यक्ष माना जाता है। हम पूरे भारत गणतंत्र का कार्य राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है, तो वह एक नामिक अध्यक्ष है। अगला अनुच्छेद 59 है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठाकर राष्ट्रपति बना दें, नहीं, चुनाव होगा। किस तरीके का चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव। हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, हम नॉर्मली प्रधानमंत्री के जो चुनाव में वोट करते हैं। लोकसभा के चुनाव में तो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। क्यों चुनते हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि हम संसदीय प्रणाली है। यह बात की बात होगी, ये हम आपको बाद में बताएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। जो लोकसभा के मेंबर हम चुनते हैं या विधानसभा के मेंबर चुनते हैं, वही राष्ट्रपति का भी निर्वाचन करें। तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा नहीं होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, क्या तरीका होगा? एकल संक्रमणीय मंत्र के द्वारा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या रीति होगी? एकल संक्रमणीय निर्वाचन की रीति या तरीका बताता है। और अगला बताता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। तो हम ध्यान रखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है दोस्तों? 5 वर्ष। पर अमेरिका में कितनी होती है? 4 वर्ष होती है। अगला है पुनर्निर्वाचन की पात्रता।
कि हमारा राष्ट्रपति कितने बार हो सकता है, तो अनलिमिटेड, एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। पर ध्यान देने की बात है कि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, पर भारत में कितने बार बन सकता है, अनलिमिटेड बार बन सकता है। अगला है निर्वाचन की अहर्ताएं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राष्ट्रपति की, तो ऑब्वियस है कि भाई दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष याद रखिएगा, ये कभी कभी फंसाने के लिए पूछ लेता है 25 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, जो भी है, मगर निर्वाचन के अहर्ताओं में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें क्या हैं, क्या क्या उसके शर्तें हैं, तो ये जो है उसके कार्यालय की शर्तों को बताता है अनुच्छेद 59, ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रपति की शपथ बताता है अनुच्छेद 60 कि राष्ट्रपति की शपथ क्या होगी और कौन दिलवाएगा, मुख्य न्यायाधीश, कहाँ का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही हमको क्या है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला है हम राष्ट्रपति को हटा कैसे सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का एक ही तरीका है, महाभियोग। वह किसके बारे में, कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 61 किसके बारे में बताता है दोस्तों, तो महाभियोग के बारे में बताता है। अगला है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए तो राष्ट्रपति का पद मैक्सिमम 6 महीने से पहले, वैसे तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा, पद तो वैसे भी रिक्त नहीं रहेगा, मगर उस नए राष्ट्रपति को बनने में लिए मैक्सिमम 6 महीने का वक्त लगना चाहिए, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। और क्या है, इलेक्शन कमीशन के या निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दे और राष्ट्रपति की नियुक्ति, नए राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दे। और अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 दोस्तों क्षमादान के बारे में बताता है। अगर किसी को मृत्युदंड हो गई तो राष्ट्रपति उस मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति की कितनी अनलिमिटेड पावर है, वह किसी की मृत्युदंड को भी कम कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा की प्रकृति बदल सकता है। तो अगर उसे मृत्युदंड है तो उसको कारावास में बदल सकता है, मृत्युदंड है तो उसको माफ़ कर सकता है, कारावास है तो उसको माफ़ कर सकता है, तो माफ़ भी कर सकता है, पूरी माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है। अगला राष्ट्रपति से कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी तो हमने 52 से लेकर 62 तक देखे अनुच्छेद, और 72वां क्षमादान से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होता है हमारे देश का, किंतु राष्ट्रपति नामिक अध्यक्ष होता है। सारे काम जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, नाम पे, वो मुहर रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। तो उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और यह सलाह उसके लिए बाध्यकारी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है। और अनुच्छेद 74 बताएगा कि मंत्रिपरिषद के बारे में ही बताएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 74 के हिसाब से मंत्रिपरिषद वो किसको सलाह देगी, वो सलाह देगी किसको, राष्ट्रपति को। और ये सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, मगर किंतु अगर मंत्रिपरिषद उसको भेज दे वापस तो वह पुनर्विचार नहीं कर सकता है, उसको उसके ऊपर मुहर लगाना आवश्यक ही हो जाएगा। ये तो हम जब नियमित क्लासेस पढ़ेंगे दोस्तों तब हम उसके विषय में देखेंगे। अगला है अनुच्छेद 75, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। कौन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, मंत्रिपरिषद। ध्यान दीजिए, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला है संयुक्त बैठक। अगर दोनों सदनों में देख लीजिए, संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। अगर संसद में कुछ ऐसा गतिरोध हो जा रहा है कि कोई बिल नहीं पास हो पा रहा है, महत्वपूर्ण बिल है, राष्ट्रपति को लगता है ये महत्वपूर्ण बिल है, इसको पास होना चाहिए, पर संसद में किसी प्रकार का गतिरोध है और संसद नहीं चल पा रही है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है संयुक्त बैठक। पर ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, बुलाता राष्ट्रपति है पर अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर अध्यक्षता करता है। और अगला है, अगर किसी मामले में उसे कानूनी सलाह चाहिए तो वह किससे कानूनी सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से वह कानूनी सलाह लेता है और सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो है उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देना उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो न सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है, न उसके लिए बाध्यकारी है कि वो सलाह दे ही, और न राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने ही। तो अनुच्छेद 143
108 संयुक्त बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी हमने बैठकों को देखा, एक बार हम इन्हें फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा, याद हो गया होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी। 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन के विषय में बताता है। 55 कहता है निर्वाचन की रीति क्या होगी। 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। 57 कहता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या होगी, कितने बार वो री इलेक्ट हो सकता है। तो अनलिमिटेड टाइम। निर्वाचन की अहर्ता में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी में 35 वर्ष आपको ध्यान रखना है। दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। राष्ट्रपति पदों की शर्तें हैं क्या है, राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएगा, सीजीआई दिलाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया को हटाने का कौन महाभियोग होगा। और रिक्ति भरने, अगर राष्ट्रपति जो है किसी भी हालत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो मैक्सिमम 6 महीने में उस पद को भरना होता है। अगला है क्षमादान, कि राष्ट्रपति के क्षमादान के विषय में बताता है। और फिर 74 में मंत्रिपरिषद बताता है जिसकी सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी होता है। और 75 बताता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होगा। और 108 बताएगा संयुक्त बैठक, अगर गतिरोध होने के मामले में संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों स्पीकर करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 143 बताता है सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी मामले में फंस जाने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, किंतु उसकी सलाह मानना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है और सलाह देना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। तो ये अनुच्छेद आपको याद हो चुके होंगे। अब देखते हैं अगले वाले हिस्से में बढ़कर देखते हैं कि अगला कौन से इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो अनुच्छेदों के विषय में हम पढ़ा रहे थे उसका यह दूसरा भाग है। दोस्तों आपका स्वागत है। और आप देखिए कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अब हम देखेंगे संसद के विषय में। तो संसद से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। पहला है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 संसद को बताता है, संसद को परिभाषित करता है। और फिर अनुच्छेद 80 राज्यसभा को बताता है, मतलब अपर हाउस को, उच्च हाउस को या अपर हाउस को बताता है। और 81 अनुच्छेद लोकसभा को बताता है। तो 80 मतलब जो अपर हाउस है वो पहले आएगा, तो 80 जो है राज्यसभा पहले आ जाएगा। और अनुच्छेद 81 लोकसभा को बताता है। अनुच्छेद 84 जो है सांसदों की योग्यता, सांसद कौन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ही क्या कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता सामान्य है कि बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट योग्यता मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्जाम्स में अधिकतर ऐसे पूछे जाते हैं और आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जो लोकसभा के लिए आयु की योग्यता है वह 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए आयु की योग्यता कितनी है, 25 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए आयु की योग्यता कितनी है, 30 वर्ष है। तो ये लोकसभा के लिए हो गई और ये किसके लिए हो गई, राज्यसभा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के लिए बताया था मैंने आपको कि कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष आयु चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 88 क्या बताता है, वो मंत्रियों और महान्यायवादी जिनको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार या सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, उसके अधिकार को बताता है कि उसके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं। कि वो सदन में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। वह बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है पर मत नहीं दे सकता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उसके विषय में हम अनुच्छेद को बाद में देखेंगे। अगला है अनुच्छेद 105, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदन के जो सदस्य होंगे, सांसदों के शक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में बात करता है कि वो कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकते। सदन में कोई बात कही जाए तो उसके लिए उन्हें न्यायालय पे नहीं ला सकते हैं और उन्हें किसी भी सिविल कोर्ट के पहले जो है 14 दिन के पहले बताना पड़ेगा। ये सब तरीके के अनुच्छेद 105। तो 105 क्या बताता है, सदन के सदस्यों की शक्तियाँ और अधिकार बताता है, मतलब सांसदों की शक्तियों के विषय में कौन बताता है, अनुच्छेद 105। अगला है 110 क्या है, धन विधेयक,
कि अगर हम किसी भी विधेयक में टैक्स की बात करते हैं तो वो कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक। धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा का स्पीकर जो है तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 12 मतलब बजट, बा से 12 बा से बजट। तो बजट के हमारे जो संविधान में है बजट के विषय में नहीं लिखा गया है, हमारे संविधान में बजट के विषय में नहीं बताया गया है। हमारे संविधान में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब एक साल का लेखा जोखा को बताया गया है 112। अगर पूछा जाएगा कि 112 अनुच्छेद या बजट के विषय में कौन बताता है तो अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 117 क्या बताता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक के विषय में बताता है। वित्त विधेयक इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आते हैं राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, देख लेते हैं कि क्या क्या है। 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल होंगे। राज्यों के राज्यपाल होंगे, हो सकता है एक से अधिक राज्यों का एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो तो सकता है, मगर राज्यपाल होंगे जरूर, पर एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होगी? तो मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे या केंद्र सरकार की अनुशंसा पे कौन नियुक्ति करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 161 क्या बताता है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां क्या क्या हैं? तो वह क्षमादान शक्तियों के बारे में भी बताता है। चलिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 124। वह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय होगा, हमारे देश का एक उच्चतम न्यायालय होगा, या अनुच्छेद 124 में बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 124 ही बताता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 127 क्या बताता है? एडहॉक जजेस या तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक या तदर्थ। अगर जो है किसी भी हालात में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है, तो हम रिटायर्ड न्यायाधीशों से भी सेवाएं क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 127 के अंतर्गत। अब हम उच्च न्यायालय से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है जो उच्च न्यायालय से हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह एक कंप्लीट राज्यसभा का वीडियो नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो एग्जाम में क्विक रिवीजन करना चाहते हैं अपने आर्टिकल्स के लेकर, और उनके नोट्स बहुत लेंदी हैं या उन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इस वीडियो को भी अगर वो 1 से 2 बार देख ले तो भी उनका काम चल जाएगा। अब आइए देखते हैं कि उच्च न्यायालय से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उच्च न्यायालय से सबसे पहले बात होता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राज्यों के लिए एक अनुच्छेद उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, गोवा में उच्च न्यायालय नहीं है, तो क्या गोवा के जो है में हाई कोर्ट नहीं है, तो क्या ये संविधान के अनुकूल नहीं है? नहीं, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, किंतु एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो गोवा के मामले बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है। तो इस तरह के कई है उच्च न्यायालयों के विषय में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 214 है। अगला है 222। 222 बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यायाधीश का एक न्यायालय से एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका दूसरे उच्च न्यायालय में भी क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं तो हमारा जो है पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है ऑब्वियस है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 226 है। 226 कहता है ये रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्तियाँ बताता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है रिट जारी करता है, तो 226। मगर एक बात आपको मैं ध्यान देने योग्य बता दूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ताकत हाई कोर्ट की शक्तियां ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तियां हाई कोर्ट के पास है। आपको विश्वास ना हो मगर यही सत्य है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मानवाधिकार के हनन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, मूल अधिकार के हनन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, किंतु जो है हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है ना वरन ना कि केवल जो है मूल अधिकार के हनन के मामले में, बल्कि लीगल राइट्स के मामले में ही भी वह क्या कर सकता है,
जो है रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो ये अभी तक ये इम्पॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि संसद के बारे में कौन बताता है, 79। तो 79, 80 और 81 एक साथ ही संसद के बारे में बताता है, 80 राज्यसभा के बारे में बताता है, 81 लोकसभा के बारे में बताता है। फिर बताता है योग्यता, अनुच्छेद 84 बताता है योग्यता। तो 24-25 वर्ष योग्य आयु किस में होनी चाहिए, आपकी लोकसभा में, और राज्यसभा में जो है कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। 88 बताता है मंत्री और महान्यायवादी की किसके बारे में, शक्तियों के बारे में। 105 बताता है सदन के सदस्यों की शक्तियां, सदन के सदस्यों की क्या क्या शक्तियां हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या शक्तियां हैं जिसकी वजह से वह सांसद सदस्य बनना चाहते हैं। फिर बताता है धन विधेयक, 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक है या नहीं ये कौन निर्धारित करेगा, तो ये लोकसभा मेंबर निर्धारित करेंगे। फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जो है बताता है। और फिर 117 वित्त विधेयक के बारे में बताता है। और फिर इंपॉर्टेंट जो मैंने राज्यपालों से थे, 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 155 के तहत उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और 161 किसकी अनुशंसा पे करेगा, केंद्र सरकार की अनुशंसा पे करेगा। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां बताता है। और 124 आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में बताएगा। और अनुच्छेद 127 एडहॉक जजेस के बारे में बताएगा। और 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और 222 एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर दूसरे उच्च न्यायालय में हो सकता है। और अनुच्छेद 226 जो है रिट जारी करने की शक्तियों के बारे में बताता है, जो कि शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की अधिक हैं। किसके, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट की अधिक है सुप्रीम कोर्ट से। आइए अब कुछ ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को देखते हैं और संवैधानिक पद को देखते हैं जिसके विषय में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अनुच्छेदों के विषय में देखा जाता है। तो चलिए आइए एक एक करके उन पदों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। उसी प्रकार राज्य के मामले में 165, इसको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहा जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है महाधिवक्ता, 165। इसी तरीके से राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। 148 CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, जो कि सरकार कहीं ऐसा है कि वो अपने मामले में कहीं लेन देन में तो घोटाले नहीं कर रहे हैं तो उनका ऑडिट या उनका परीक्षण करते हैं। कौन करता है, CAG करता है। अगला है 279A 279A, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये GST काउंसिल के बारे में बताता है। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि UPSC UPPCS में आने की बहुत संभावना है और आएगा और आप नहीं कर पाएंगे और आपको खराब लगेगा। तो 279A GST काउंसिल के बारे में बताता है। अगला है 280 वित्त आयोग या फिनांस कमीशन के बारे में बताता है। फिनांस कमीशन या वित्त आयोग 280 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अब से लगभग 100 से ज़्यादा बार पूछा गया है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का काम क्या होता है, राज्य और केंद्र के बीच के वित्तीय लेन देनों के बीच में अनुशंसाएं करता है, रिकमेंडेशन करता है कि किस प्रकार का लेन देन होना चाहिए। 315 UPSC संघ लोक सेवा आयोग 315 बताता है कि हम जिसकी तैयारी करते हैं IAS बनने की, IPS बनने की, तो वह कौन सा आयोग कराता है, UPSC। तो UPSC के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, 315 अनुच्छेद में बताया गया है। अगला देखिए 324 निर्वाचन आयोग। पूरे देश में जो चुनाव होते हैं उस चुनाव की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी चुनाव की जिम्मेदारी एक्सेप्ट पंचायती राज्य, सभी चुनाव की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। उसके विषय में किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 324 में कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है 324, पिछली बार UPPCS में आया हुआ था। बहुत बच्चे जो नए एग्जाम में तैयारी करने वाले हैं वो नहीं कर पाते हैं इस तरह। अगला है SC अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग 338 में अनुसूचित जातियों का जो है राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई है। 300 उसी में का बढ़ा देंगे तो 338 ST आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में 338 का के बारे में बताया गया है। और 338 खा या बी में पिछड़ा आयोग मतलब बैकवर्ड के बारे में। एक बात मैंने आपको बता दूं, CAG के बारे में भी हमने पढ़ा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी CAG बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम भी याद रखिएगा।
ठीक है। अगला है पंचायती राज्यों के बारे में, जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका चुनाव किसमें, 243K में, 243K में। तो के याद रखिएगा, 243K पंचायती राज्यों के चुनाव के बारे में कहता है। उनकी अवधि कितनी होती है, अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधि 5 वर्ष होती है। ग्राम प्रधानों की अवधि 5 वर्ष है और इसी में ही राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में कहा गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल और केवल पंचायती राज्यों का ही चुनाव कराना होता है, इसको आप ध्यान देंगे। अगला है 243D, ये 33% महिलाओं के आरक्षण के विषय में बताता है कि महिलाओं को आरक्षण जो पंचायती राज्यों में मिलेगा वो किस अनुच्छेद के तहत मिलेगा। तो 243D के तहत मिलेगा 33% महिलाओं का आरक्षण। अगला है 333 लोकसभा में SC और ST का जो आरक्षण का प्रावधान होता है वह कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 333 लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के विषय में बताती है। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर से इम्पॉर्टेंट जो हमारे अनुच्छेद हैं, 370 और 335A को हम कहते हैं कि वो रिपील हो गए हैं। तो 35A तो पूर्णतः रिपील हो गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के संविधान के विषय में बात हो गई है। तो वो अब जम्मू कश्मीर का कोई अपना अलग संविधान नहीं है, वह भारत के संविधान से ही चलेगा। किंतु 370 का पहले खंड के सिवाय सभी खंड जो है क्या हुए हैं, रिपील कर दिए गए हैं। अभी भी ध्यान दीजिए, इतना आसान नहीं है जम्मू कश्मीर में क्या है नागरिकता पाना। अगर आप वहाँ से 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं तो आपको 7 साल रहने के बाद आपको वहाँ की नागरिकता प्रदान होगी। और अगर आपने वहाँ से 10वीं 12वीं नहीं किया है तो आपको 15 साल जम्मू कश्मीर में व्यतीत करना होगा, तो ही आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्रदान होगी। तो ध्यान रखने की बात है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है आपातकाल उपबंध। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं। तो वैसे आपको बता दूं, इमरजेंसी अगर राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक कारणों से नहीं लग सकता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन किया गया था कि आंतरिक कारणों की वजह से इमरजेंसी लगा दी गई थी। अभी तक केवल 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है। और जो है 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कौन करेगा, 352 करेगा। 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। 355 किसके बारे में बात करेगा, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करेगा। जो राज्यों में क्या है आपातकाल लगता है या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल हो जाने का संवैधानिक विफलता के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो राज्यों का आपातकाल होता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है, फिनेंशियल इमरजेंसी के। तो सब में 4 का अंतर है, ध्यान देने की बात है। 352, 456, 360। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार हैं वो आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निरस्त नहीं होंगे मूल अधिकार के। ठीक है, बाकी आपको 352, 356, 360 के बारे में बता दिया गया। दोस्तों मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की है कि सभी पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जोड़ दें। यह 2 श्रृंखला में वीडियो बन पाया। ये वीडियो आप पूरा देखिए और 2-3 बार देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इससे जो है 99% जो है आपके जो है वो फंस जाएंगे आपके आर्टिकल्स। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।